बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो हम अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। हम आइसोमरिज्म को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आइसो मीन सेम, मर मीन पार्ट्स के सेम पार्ट्स। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, two or more compounds having the same molecular formula but different structural formulas and properties are said to be isomers and the phenomena is called isomerism। क्या है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि ये दोनों तीनों चारों जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आपस में आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट हो, उसको हम कहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है जिसमें एक जो कंपाउंड है वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस फिनोमिना को हम कहेंगे आइसोमरिज्म। अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या दिखाता है, वो हमें दिखाता है कि कैसे एटम्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं और उनके दरमियान बॉन्ड्स किस तरह के हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें सिर्फ ये बताता है कि उसमें कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं, यानी कि कौन सा एलिमेंट कितना मौजूद है। जबकि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो हमें बताता है कि ये जो इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोई और एलिमेंट, ये आपस में अरेंज कैसे हुए हुए हैं। अब वो आपको बता रहे हैं कि जो मीथेन, इथेन और प्रोपेन, मीथेन का मतलब होता है कि जिसमें एक कार्बन हो, इथेन का मतलब है कि जिसमें दो कार्बन हो, और प्रोपेन का मतलब है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें तीन कार्बन हो। तो इन तीन हाइड्रोकार्बन के आइसोमर्स नहीं होते। जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जिसका आइसोमर है एग्जिस्ट करता है वो है ब्यूटेन, C4H10। सही, ये देखें हमारे पास ब्यूटेन, C4H10 का मतलब है चार कार्बन साथ में 10 हाइड्रोजन। अब हम इस ब्यूटेन को दो तरह से लिख सकते हैं। सिंपल स्ट्रेट चेन में इसको हम कहेंगे एन ब्यूटेन, और हमने एक इसकी ब्रांच बना दी तो ये इस वाले ब्रांच वाले को हम कहेंगे आइसोब्यूटेन। और ये बात एक्सपेरिमेंटली भी साबित हुई है कि जो ब्यूटेन है उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C4H10, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह वगैरह ये चीजें आएंगी। सही, और वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। अब ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, पेंटेन जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसके 3 आइसोमर्स हैं, और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होके 30 हो जाए तो फिर जो है उसके जो ऐसा कंपाउंड जिसमें 30 कार्बन एटम्स मौजूद हैं उसके आइसोमर्स 4 बिलियन तक हो सकते हैं। आइसोमर्स हैं क्या, कि पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अब हम कह रहे हैं मीथेन का आइसोमर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें, देखें CH4, एक कार्बन, उसके साथ 4 हाइड्रोजन्स। अब इसकी ये एक तरह से ही ये एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसमें कोई और कार्बन ही नहीं है, जब कोई और कार्बन ही नहीं है तो फिर इसकी और अरेंजमेंट क्या होगी। यही सेम केस जो है इथेन और प्रोपेन के लिए भी है कि उनकी हम एक फॉर्म ही लिख सकते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म जो है नहीं लिख सकते। अगर हम सपोज इसको हम ये हमारे पास मीथेन था, अगर हम मीथेन से इसको हम कर लें इथेन, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक और कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अब ये जो दो कार्बन हैं, ये एक दूसरे के साथ ही अटैच हुए हुए हैं। यहाँ पर इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि एटम्स अरेंज हो सके, इसलिए ये जो है ये भी इथेन जो है इसका भी कोई आइसोमर नहीं हो सकता। और अगर हम प्रोपेन की बात करें
प्रोपेन के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 ओके CH3 CH2 CH3, इस केस में भी बहुत, चलें जी जैसा भी लिखा जा रहा है CH3, इस केस में भी जो कार्बन्स हैं ये इसी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसके अलावा इसकी कोई और अरेंजमेंट नहीं हो सकती। इस वजह से ये जो मीथेन, इथेन और प्रोपेन है, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसमें आइसोमरिज्म नहीं होगा, और जो पहला हाइड्रोकार्बन है जो कि आइसोमरिज्म को शो करेगा वो हमारे पास कौन सा है जी, वो है हमारे पास ब्यूटेन। अब आगे हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। अगर हम टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म को देखें तो आइसोमरिज्म की बेस पे जो हमारे पास आइसोमरिज्म की बेस पे हमारे पास जो आइसोमर्स हैं हम उसको दो ब्रॉड क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। कौन से हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म? दो टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर वन कौन सा है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और नंबर टू कौन सा है? ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वो आइसोमर्स है, वो आइसोमरिज्म है जिसके अंदर डिफरेंट आइसोमर्स जो हैं वो अराइज होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। के मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, तो जो आइसोमरिज्म उसके नतीजे में अराइज होता है उस आइसोमरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सही। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है उसकी फर्दर क्लासेस हमने की हुई हैं। हमारे पास कितनी क्लासेस हैं इसकी, देखें जी हमारे पास 5 फर्दर क्लासेस हैं। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म। सबसे पहला कौन सा है? चेन आइसोमरिज्म। ये वो आइसोमरिज्म की टाइप है जिसके अंदर जो ये आइसोमरिज्म अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ द कार्बन चेन, कि जो कार्बन की चेन है उसके अंदर डिफरेंस की वजह से। फॉर एग्जांपल ये पेंटेन है, पेंटेन जो है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको हम कितनी तरह से लिख सकते हैं? इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। चेन आइसोमरिज्म में क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इवन कंपाउंड भी सेम है, पेंटेन ही है, लेकिन उस पेंटेन के अंदर जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफरेंट हो गई है। एन पेंटेन में कोई ब्रांच नहीं है, आइसोपेंटेन में एक ब्रांच है और नियोपेंटेन में हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं। तो चेन आइसोमरिज्म क्या है? ये वो आइसोमरिज्म है जो कि अराइज करता है ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। चेन आइसोमरिज्म arises due to difference in the nature of carbon chain. Second isomerism कौन सा है हमारे पास? पोजिशन आइसोमरिज्म। इसको पोजीशन आइसोमरिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अराइज करता है ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। अब कार्बन चेन तो वही रह रही है हमारे पास, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसमें है ये 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन, पहले 1 कार्बन पे क्लोरो है, और ये वाला क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन। या फिर ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और ये 2 ब्यूटीन के सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो अब इसमें सब कुछ सेम है, इवन कार्बन की चेन भी वही है, लेकिन जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज हो रही है। सही है। तीसरा हमारे पास जो आइसोमरिज्म है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हमें नाम से ही पता चलता जा रहा है कि क्या होगा इस आइसोमरिज्म में। अब इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल C2H4O, हम ये एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं। अब इसमें क्या है? सॉरी, C2H6O। अब C2H6O में क्या है हमारे पास? CH3O CH3 और CH3 CH2CO CH2OH। एक है हमारे पास ईथर और एक है इथाइल अल्कोहल। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम है लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है। डाइमिथाइल ईथर के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर लिंकेज, और इथाइल अल्कोहल में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सल ग्रुप।
तो ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, उनको उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, और उस फिनोमिना को हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। अब देखें, इसको होपफुली आपको समझ आई होगी कि हमने पढ़ा कि जो आइसोमरिज्म है उसको हम दो क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। नंबर वन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, नंबर टू ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उसको फर्दर 5 क्लासेस में हम क्लासिफाई करें। नंबर वन चेन आइसोमरिज्म। चेन ऑफ आइसोमरिज्म में क्या होगा कि कार्बन जो है उसकी कार्बन की जो चेन है उसकी नेचर डिफरेंट हो जाएगी। पोजिशन आइसोमरिज्म में क्या होगा कि जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की, वो पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज हो जाएगी। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही चेंज हो रहा है। सही। अब नेक्स्ट है मेटामरिज्म। इसको जरा गौर से सुने कि ये वो आइसोमरिज्म है जो कि अराइज करता है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एक ही है, सही, लेकिन हो क्या रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड्स के ऊपर ये ऐसे कंपाउंड शो करेंगे जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप बीच में आता हो। सही। अब जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स के ऊपर चेन है उसकी लेंथ डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, डाइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, इसमें भी 4 कार्बन हैं, इसमें भी 4 कार्बन हैं, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो भी 10-10 बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इधर ऑक्सीजन के दोनों साइड्स के ऊपर दो दो कार्बन है, जबकि यहाँ पर एक साइड पे एक कार्बन है और दूसरी साइड पे 3 कार्बन है। तो ऐसा आइसोम अब ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका फंक्शनल फॉर्मूला जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं मेटामर्स, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटामरिज्म। ऐसा आइसोमरिज्म जो कि अराइज करता है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल है डाइथाइल कीटोन और मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। कीटोन में भी यही है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड्स के ऊपर अगर इक्वल कार्बन है एक ये, और इधर क्या है कि यहाँ पर एक साइड पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जो चेन्स हैं उसकी साइड्स के ऊपर, उनकी बेस के ऊपर हम इन आइसोमर्स को कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सा आइसोमरिज्म है, वो है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म में क्या होता है कि सब कुछ सेम रहेगा, इवन जो पोजीशन है एटम्स की वो भी सेम रहेगी, जो अरेंजमेंट है वो भी सेम रहेगी। फर्क क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ इन द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, के जो प्रोटॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ है, ये है अमाइनो एसिड RCCOH NH2H, और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से प्रोटॉन जो है इधर NH2 पे चला गया है और ये क्या बन गया है हमारे पास NH3। यहाँ से चला गया तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। मेटामरिज्म कब अराइज करेगा, जब एक फंक्शनल ग्रुप के साइड्स पे जो चेन की लेंथ है वो बराबर नहीं होगी, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स हो गए। टॉटोमर्स में क्या होगा कि जो पोजीशन है हाइड्रोजन की सिर्फ वो डिफरेंट होगी। तो ये जो 5 टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, ये हो गई, होपफुली आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। क्या टॉपिक है हमारा, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। दो कार्बन एटम्स, अब ये आपको बात समझने की है कि अगर दो कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो जो कार्बन एटम्स हैं वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर उस सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो अब वो जो दोनों कार्बन एटम्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं और अब वो अपनी जगह से रोटेट नहीं कर सकते। तो अब चूंकि कार्बन की पोजीशन फिक्स हो गई, अब देखें अगर आप इसको देखें, अभी इस कार्बन की पोजीशन फिक्स है, सही, यानी कि अभी जो मिथाइल ग्रुप अगर ऊपर है एक मॉलिक्यूल के अंदर तो ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं आ सकता। अगर किसी केस के अंदर ये यानी कि सेम साइड पे, अगर किसी केस में ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं तो ये और ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाएंगे। और ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन जो है स्पेस के अंदर डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कहते हैं।
और इसके लिए ज़रूरी शर्त क्या है? इसकी ज़रूरी शर्त ये है कि जो 2 ग्रुप्स अटैच हुए हुए हैं कार्बन के साथ, वो दोनों के दोनों लाज़मी तौर पर डिफरेंट होने चाहिए। सही? अब वो दिखा रहे हैं, आप इसकी डेफिनेशन देखें, ऐसे कंपाउंड्स व्हिच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर with respect to the position of identical groups in space are called cis-trans isomers and the phenomena is known as cis-trans or geometric isomerism। सही। और इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या नेसेसरी कंडीशन है। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे, एक कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप्स जो हैं अगर वो सेम हो जाएंगे, तो फिर सिस ट्रांस का फिनोमिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। आगे उन्होंने आपको एग्जांपल दिया 2 ब्यूटीन की कि अगर दोनों ग्रुप जो हैं वो एक जैसे सेम साइड पे हैं तो इसको सिस कहेंगे, और अगर दोनों जो सेम ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पे हैं तो इसको ट्रांस कहेंगे। इसी तरीके से उन्होंने आपको 2 पेंटीन और 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन भी दिखा दिया कि इसमें देखें अब ये सिस वाला आइसोमर है क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे हैं, और ये ट्रांस आइसोमर है क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट साइड पे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हेलोजेंस जो हैं दोनों सेम साइड पे हैं तो ये सिस, और जब हेलोजेंस जो हैं दोनों अपोजिट साइड पे हो गए तो ये ट्रांस। सिस फॉर्म में सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे लाई करते हैं, जबकि ट्रांस फॉर्म में सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। रोटेशन जो है 2 कार्बन एटम की ज्वाइंट बाय अ डबल बॉन्ड कुड ओनली हैपन इफ द पाई बॉन्ड ब्रेक। अब यहाँ पे ये रोटेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? ये रोटेशन तभी हो सकेगी जब पाई बॉन्ड टूटेगा, और जो पाई बॉन्ड है वो इतनी आसानी से नहीं टूटता, उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पे इन मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से ये अपनी फॉर्म के अंदर फिक्स रहते हैं और ये आइसोमरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। होपफुली बेटा आप लोगों को आपका ये चैप्टर समझ आया होगा। ये बहुत इजी सा, छोटा सा, इंटरेस्टिंग सा, लेकिन बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछें, अपनी कंफ्यूजन्स को क्लियर करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो डिस्कस करें। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज को लाजमी करना है, और अगर एक्सरसाइज के करने में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर पूछना है। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।